बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं स्मील अमी क्लिनिक से बड़वाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन जो है ये इसका मतलब यही है कि कभी कभार जो है वो पखाना आए और मुश्किल के साथ जो है वो खारिज हो और ये हालत जो है वो कई हफ्तों तक रहे तो हम कहते हैं ये कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन की जो एक डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक हफ्ते के अंदर यानी 7 दिनों के अंदर अगर 3 बार से कम जो है वो पखाना आए तो हम इसको जो है वो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और मतलब कैजुअल जो कॉन्स्टिपेशन है या ओकेजनल जो कॉन्स्टिपेशन है वो तो आम है, लोगों को होती है। लेकिन कुछ लोग जो है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं जो उनकी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसको जो है वो मुतासर करती है। और हदीस पाक मफहूम भी है कि मैदा जो है वो तमाम अमराज जो है उनकी जड़ है। अगर वो ठीक है तो फिर सारी बॉडी ठीक है, अगर उसमें कोई मसला है तो पूरी बॉडी जो है वो मुतासर होती है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के वाले से कि कौन कौन से जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ओल्ड एज में जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती और आस्ता आस्ता जो है वो बॉडी स्लो डाउन होती है, तो दैट्स वाई। उसके अलावा फीमेल में जो है कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, घर के अंदर ही सारे मामलात होते हैं। और फिर वो लोग जो पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा जो लो फाइबर डाइट्स हैं और आजकल रिफाइंड जो चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन जो है वो आम है। फिजिकल एक्टिविटी का कम होना या बिल्कुल भी ना होना, ये एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा डिप्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ी काज है कॉन्स्टिपेशन की। उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, कुछ लोगों की जो खाने की आदत है वो उतनी अच्छी नहीं होती। उसके अलावा जो है वो सर्टन मेडिकेशंस हैं कि आप कुछ इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साथ जो है वो चांसेस होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त जो है वो बड़े खफा खफा रहते हैं या डिप्रेस होते हैं और एंटी डिप्रेसेंट अगर खा रहे हैं तो उसके साथ जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके अलावा ओपियाइड जो है पेन मेडिकेशन थे, यानी वो नारकोटिक्स जो है वो दो किस्म की होती है, नहीं सॉरी, जो पेन किलर्स हैं वो दो किस्म की है। एक जो है वो नारकोटिक एनाल्जेसिक है और एक है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिनको हम एनसेड्स कहते हैं। तो ये मेडिसिन जो है उससे भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो होती है। और एंटी डिप्रेशन की मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। और ऐसी मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर जो है उसको स्लो डाउन करती है, वो भी रिस्क फैक्टर है कि इस तरह के लोगों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन होती है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो उसकी जो एक तो पर्सनल हिस्ट्री है, उसके बाद उसकी फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन उसकी जो मतलब है कि इलाज कराने की जो हिस्ट्री है ना वो भी लेना ज़रूरी है। समटाइम वो जो बीमारी है वो किसी दवा के साथ रिलेटेड होती है, आप वो दवा बंद कर दें बंदा ठीक हो जाता है, बजाय इसके कि एक नई ट्रीटमेंट आप उसको दे दें। अभी हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो है उसके सिम्टम्स जो है वो कौन कौन से हैं। यानी हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि जो पेशेंट है इसको कॉन्स्टिपेशन है, या खुद बंदा किस तरह डिफाइन करेगा कि वो कॉन्स्टिपेशन का जो है वो शिकार है। एक बात तो ये है कि अगर हफ्ते में 3 बार से जो है वो कम वॉशरूम की उसको हाजत होती है तो हम उसको कहेंगे कि उसको कॉन्स्टिपेशन है। सेकंड जो है कि अगर उसका स्टूल जो है वो लम्फी और हार्ड जो स्टूल है अगर वो उसका अखराज होता है, कॉन्स्टिपेशन। और एक तो उसके बाद ये है कि खाने के दौरान अगर ज़ोर लगाना पड़ता है, इसका मतलब है कि उसकी जो आंतों की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन है। और ऐसा सांस की जैसे रेक्टम के अंदर जो है वो ब्लॉकेज आ गई है जो कि खाने को खारिज होने से रोकती है। और ऐसा सांस के जो खाना करने के बाद भी अगर जो खाने का कुछ ऐसा वो रह गए। उसके अलावा जो है रेक्टम को खारिज करने के लिए जो है वो किसी की मदद की ज़रूरत होती है, जैसे हाथ से जो है वो पेट को दबाना या उंगलियों की मदद से जो है वो स्टूल को रिमूव करना, ये भी कॉन्स्टिपेशन की एक सिम्टम है। और कब्ज़ इस वक्त क्रॉनिक लाएगी जब इन इलामात में से 2 या 3 इलामात, अभी मैंने आपके सामने 6 सिम्टम जो है वो रखे हैं, अगर इनमें 2 या 2 से ज़्यादा इलामात 3 माह तक अगर किसी इंसान के अंदर पाई जाती हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो जो है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसके जो काजेज़ हैं वो क्या है। कॉन्स्टिपेशन उस वक्त होती है जब हमारी आंतों की जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट है अगर उसमें वो स्लो हो जाए और रेक्टम जो है वो पखाने को मुकम्मल जो है उसका अखराज ना हो, और मतलब है कि जो पखाना है वो आंतों में जो है ड्राई हो जाए, हार्ड हो जाए, और ये जो है वो उसकी वजह से जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो काज होती है। अभी हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसके जो काजेज़ हैं वो कौन कौन से। यानी कॉन्स्टिपेशन जो है उस वक्त होती है जब जो आंतों की पेरिस्टैटिक जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है और रेक्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो स्टूल को जो है वो पास करने के काबिल नहीं रहता। और उसकी वजह से होता यह है कि जो स्टूल है वो
आंतों के अंदर जो है वो रुका रहता है और वहीं पे जो है ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है, और जिसको हम क्रॉनिक जो है वो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि सबसे जो बड़ी मतलब है कि वजूहत में से जो वजूहत है उनमें है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है या रेक्टम है, अगर उसके अंदर जो ब्लॉकेज आ जाए तो उसमें सबसे पहले ये है कि अगर कोई छोटा सा जो टीयर है अगर वो हो जाए, या जो एनएस है उसके गिर्द जो है वो एनल फिशर जो है वो बन जाए, एक ये वजह हो सकती है। उसके बाद जो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी जो बड़ी आंतें हैं उनके अंदर अगर कोई रुकावट आ जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए, और तीसरी वजह जो है वो बड़ी आंत का जो है वो कैंसर है। उसके अलावा जो है अगर बड़ी आंत जो है वो तंग हो जाए या उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बन जाए, तो ये भी एक वजह है जो है कॉन्स्टिपेशन की। उसके बाद पेट के जो दूसरे कैंसर हैं और उनकी वजह से जो है अगर जो लार्ज इंटेस्टाइन है अगर उसके ऊपर जो प्रेशर डेवलप होता है तो वो भी जो है बहुत बड़ी वजह है। और फिर अगर रेक्टम बल्ज हो जाए, या सम टाइम ये होता है कि रेक्टोसील हो जाती है कि यानी कि जो बैक साइड है उस पर जो है वो प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो रेक्टम बल्ज हो जाता है। जो बड़ी आंत है उसमें और रेक्टम के गिर्द जो मसल्स हैं अगर उनका इशू हो जाए तो फिर भी जो है एक ये बहुत बड़ा जो है वो काज है कॉन्स्टिपेशन का, कि वो नर्व्स जो हमारी बॉडी के जो अफ़ाल हैं उनको कंट्रोल करते हैं, यानी जो मोटर नर्व जो हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के उनको जो कंट्रोल करते हैं, अगर वो डैमेज हो जाएं और या मल्टीपल जो है वो स्क्लेरोसिस हो जाए, या उसके साथ पार्किंसन डिजीज़ हो जाए, या स्ट्रोक हो जाए, या जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है अगर वो हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजूहत है। ज़ाहिर है जब हम मसल जो हैं वो कंट्रोल करने वाले ही डैमेज हो गए हैं तो ज़ाहिर है हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो इसी तरह अगर उस लात में बिगाड़ पैदा हो जाए, और स्पेशली वो जो मसल्स हैं उनके अंदर जो ये जो पेल्विक जो मसल्स हैं उनको जो है वो कंट्रोल करते हैं, और जैसे कि अगर जो पेल्विक मसल्स हैं यानी वो रिलैक्स ना हो, या उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ना हो, या उनकी जो मूवमेंट है अगर वो ना हो, तो उसके साथ भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके बाद जो पेल्विक मसल्स हैं उनकी वही जैसे मैंने बात की कि रिलैक्सेशन और कंस्ट्रक्शन जो है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और उसके अलावा ये है कि जो पेल्विक मसल्स हैं अगर वो कमज़ोर हो जाएं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी वजह है। और ऐसी कंडीशन जो हमारे जो जिस्मानी हार्मोन्स हैं जो उनको असर यानी उन पे जो असरअंदाज होती हैं, तो वो भी जो है वो बहुत बड़ी काज है जो है वो कॉन्स्टिपेशन की। अब उसमें डायबिटीज़ है, अगर कुछ पेशेंट में जो जब डायबिटीज़ होती है तो डेफिनेटली हमारे जो हार्मोन्स का जो लेवल है वो डिस्टर्ब होता है, तो वो भी एक वजह है जो है वो कॉन्स्टिपेशन की। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान ज़ाहिर है हमारे जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अथल पुथल होती है ख़वातीन के अंदर, तो उस वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद अगर हम बात करें ओवर एक्टिव थायराइड की, जैसे हम हाइपर थायराइड कहते हैं, अगर वो हो तो भी कॉन्स्टिपेशन होती है। और अंडर एक्टिव अगर थायराइड है, यानी जो हाइपोथायराइड है, थायराइडिज्म है, या वो थायराइड जो अपना काम अगर प्रॉपर नहीं करता, तो फिर भी एक ये बहुत बड़ी वजह है जो कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है उसकी वजह हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। नंबर वन अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा अरसे रहने के साथ या क्रॉनिक जो कॉन्स्टिपेशन है उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू जो आम लोगों में बहुत बड़ी तादाद में लोगों के सामने आता है वो हेमोराइड का है, यानी कि बवासीर हो जाती है। अब ज़ाहिर उसकी टाइप्स हैं वो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक वीडियो बना के जो है वो यूट्यूब पे डाल चुके हैं। उसके अलावा एनल फिशर है, ये उसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद जो है जो फैकल एम्प्लिकेशंस हैं कि जो स्टूल है वो स्टक हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, यानी वो बाहर जो है वो प्रॉपर निकल नहीं सकता, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है कॉन्स्टिपेशन की। और नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो रेक्टल प्रोलैप्स है, कि जो ही बंदा जो है वो स्टूल पास करने के लिए जाता है तो उसकी जो रेक्टम है वो सारा जो है वो आउट हो जाता है, और वो बहुत ही तकलीफदेह और बहुत ही मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड जो सूरत हाल है वो आ जाती है। उसकी वजह ये है कि जो रेक्टम के मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो उसको सहार नहीं सकते, और ज़रा सा जो प्रेशर पड़ता है उसके साथ जो है वो रेक्टल प्रोलैप्स जो है वो हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो है उससे प्रिवेंशन के तौर पे जो हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी ऐसी कौन सी डाइट्स हैं या हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हम किस तरह अपनाएं जिससे ये है कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो जो है मतलब है कि ना हो। तो उसमें ये है कि एक तो ये है कि जो फाइबर डाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आजकल तो प्रोसेस्ड फूड और हाई रिफाइंड जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और ये जो है एक बहुत बड़ी वजह है जिससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन होती है। फिर जो है अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल, बीन्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो
डेफिनेटली जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें जिनमें फ़ाइबर कम होगा, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके बाद जो प्रोसेस फूड है, डेफिनेटली इसमें जो है वो जितनी भी बहुत फाइबर वाली चीज़ें हैं वो निकाल ली जाती हैं, फाइबर निकाल दिया जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मीट्स प्रोडक्ट हो गए, तो ये जितनी भी रिफाइन है, ये बंद डब्बों में जो जितनी भी चीज़ें आती हैं, तो वो जो है एक बहुत बड़ा काज है कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसके अलावा ये कि वाटर इनटेक जो हमारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, पानी जो है हम प्लेंटी ऑफ वाटर जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ुद को एक्टिव रखना चाहिए, यानी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और रोज़ाना की बुनियाद पे जो भी वो है, अगर ये हम काम करें तो डेफिनेटली इससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं हो सकती। उसके अलावा जो स्ट्रेस है एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि स्ट्रेस में हम अपने ऊपर एक दबाव महसूस करते हैं, और फिर ज़ाहिर है उससे हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है, और फिर जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब मतलब है कि इफेक्ट होता है, फिर वो बॉडी की जितने भी सिस्टम है उन सबको अपने साथ लेके जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो एक तो ये कि हम उसको मैनेज करना सीखें, और जब भी मतलब है कि कॉल है इस टूल के लिए तो हमें फौरी जाना चाहिए। मतलब है कि ज़्यादा अरसा जो अगर हम उस कॉल को इग्नोर करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए। फिर जो है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो क्या हैं, और अकॉर्डिंगली जो है हमें उसको फॉलो जो है वो करना चाहिए। और इस एक और बात जो है कि स्पेशली बच्चों में, कि जब बच्चा जो है, जब वो मतलब है कि उसको हम ठोस गज़ा जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स हो, वरना हम तो इस तरह की चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि जो लाड प्यार में और मतलब कि उसको वो देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसकी जो सेहत है हमारे सामने नहीं होती। तो उससे भी होता है कि उसकी जो अगर शुरू से ही एक हैबिट्स जो हैं वो अगर इस तरह रॉन्ग डेवलप होंगी तो फिर आगे चल के वो क्रॉनिक जो कॉन्स्टिपेशन है उसका शिकार हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है पहले तो ये है कि अपना जो लाइफ स्टाइल है वो उसको तब्दील करें। नहीं, एक पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन है और वो जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, इसका मतलब है कि वो सही ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। उसको जो अपनी डेली रूटीन की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं उसकी लाइफ के अंदर अगर वो उसको तब्दील करेगा तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी तब्दील होगा। क्योंकि हम लोग फोकस तो करते हैं अपने रिजल्ट पे, लेकिन हम जो उसके लिए एफर्ट करते हैं वो हम तब्दील नहीं करना चाहते। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो बीमारी से आप सेहत की तरफ आएँ, तो जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं आप उनको हेल्थ की तरफ लेके आएँ, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। एक तो ये एक बात है। सेकेंडली ये कि होम्योपैथी जो है वो एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, और उसमें जो है वो यानी कि एक क्लस्टर ऑफ मेडिसिन जो हैं वो हैं स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो और जो हमारी बाउल मूवमेंट्स हैं उनको रेगुलाइज करने के लिए। और उसमें यह है कि अगर कॉन्स्टिपेशन है और उसकी हर कंडीशन पे होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बदल जाती है। फॉर एग्जांपल वो लोग जो लॉन्ग सिटिंग जो है उन जिनकी होती है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे वकला हैं, या जैसे यानी ऑफिसर जितने भी हैं जो बैठने का जो काम करते हैं, इवन कि उनका जो मेंटल जो है वो एक्सर्शन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन फिजिकल जो है उनकी इस तरह एक्टिविटीज़ नहीं होती। और फिर कुछ लोग जो हैं वो अल्कोहल की तरफ भी चले जाते हैं, और उस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो उनकी होती है, या स्पेशली वो जो होटलिंग है उसके खाने और मतलब कि जो हेल्दी फूड नहीं होता वो इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी जो वन एंड ओनली मेडिसिन जो बहुत ही बेस्ट होम्योपैथी में समझी जाती है, दैट इज नक्स वोमिका। और नक्स वोमिका के साथ अगर अल्टरनेट करके सल्फ़र अगर दी जाए तो वो कमाल की जो है इफेक्ट रखती है। उसके अलावा जो ड्राइनेस है, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो गई है और आंतों के अंदर जो है वो खुश्की पैदा होगी और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है अगर, तो दैट इज़ ब्रायोनिया। उसके अलावा हाइड्रोसिस जो है एक बहुत बड़ी और आला मेडिसिन है जो आंतों की खुश्की को भी दूर करती है, और इवन जो कैंसर की तरफ रुझान होता है जिन पेशेंट्स के अंदर, स्पेशली जो कोलोन कैंसर है, तो उसमें भी हाइड्रोसिस जो है अपना बहुत अच्छा असर रखती है। उसके अलावा एनाकार्डियम, एनाकार्डियम एक ऐसी दवा है कि एक तो इसका पेशेंट जो है इंतकामी होता है, जब तक इंतकाम न लें उसको सुकून नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि वो तमाम सिम्टम्स जो खाली पेट ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो ही पेट खाली होता है और क्रैबिंग और बहुत अजीब कंडीशन हो जाती है, लेकिन जो ही कुछ खाते हैं तबीयत जो है वो बेहतर हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है उसका एनाकार्डियम का। उसके अलावा प्लमोमेट है, यानी ऐसे लोग जिनकी जो एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके अंदर अगर सुकड़ाव पैदा हो जाए, स्कॉल बन जाएँ, स्ट्रक्चर्स पैदा हो जाएँ, और आंतों के अंदर जिसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं गांठ पड़ जाए, तो भी प्लम्बोमेट जो है वो बहुत अच्छा असर रखती है। उसके अलावा फास्फोरस है, अगर आंतों की टीबी है और टीबी के साथ इस तरह के इशूज़ हैं तो दैट इज़ फास्फोरस। फास्फोरस के साथ द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो उसकी बहुत बड़ी मावन है, और इवन आर्सेनिक की भी बहुत बड़ी मावन है, दैट इज़ एलोज। और एलोज को हम कॉन्स्टिपेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, और इवन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी उसका बहुत बड़ा जो है इफेक्ट है,
क्योंकि जो आंतों की जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एलोमिना जो है वो एक मानी हुई दवा है इस हवाले से कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसके अलावा कॉलिनसोनिया है, बहुत बड़ी मेडिसिन, और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान अगर ख़वातीन जो है उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसके बाद अगर हेमोराइड भी हो जाती है, तो कॉलिनसोनिया जो है वो एक बहुत अलग किस्म की दवा है। उसके अलावा भी बहुत बड़ी एक रेंज है मेडिसिन की। नेट्रोम्यूराटिकम एक बहुत बड़ी दवा है। और कुछ लोग आपने इसे देखा होगा कि जो ओपियम का नशा करते हैं या नशावर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो इस्तेमाल ना करें तो उनकी जो है कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए ओपियम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। उसके अलावा काली फास्ट जो है, अगर आंतें जो है वो कमज़ोर हो गई हैं और उनकी जो बॉल मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, तो फिर आप काली फास्ट जो है वो एज आ स्पॉट ऑफ मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसी तरह स्लीशिया जो है एक बहुत बड़ा असर रखती है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। इसके अलावा भी यानी कि लातादाद ऐसी अद्वियात हैं जो बहुत असर रखती हैं। उसके अलावा एक और वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दैट इज़ जिनसिंग। अगर आप जिनसिंग जो है वो मदर टिंचर के 20 to 25 ड्राइव्स एक टाइम जो है वो पेशेंट को दें, तो उसकी कॉन्स्टिपेशन जो है विद इन नो टाइम पता चलता है कि वाकई जो है वो बहुत मतलब कि पेशेंट जो है उसको बेहतरी की तरफ लेके गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉन्स्टिपेशन के पीछे जो काज है उसको रूल आउट करें। उसको जब एड्रेस करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो आगे मतलब है कि उसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ये तो थी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, हमने डिटेल में बात की। अगर आपके जहन में कोई सवाल है और आप इस तरह किसी और डिजीज़ के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।